नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक। हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश चालू है एक दिन के आधार पर। अभी जिस प्रकार से अनुभव हुए तो आइडेंटिफिकेशन प्लस रिकवरी के जानकारी हमको मिल जाती है। मेरा भी आकलन है और हमारे महीनी ओल्ड टाइमर लोगों का भी आकलन है कि डिसीज इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिकवरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि डिसीज तो इधर आने के बाद में पता चल रहा है और मैं क्या सुनता हूँ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्भरता ये रहेंगी मेरी वाली कि वो सुनने के बाद में फलसा मैं क्या करता हूँ, उस पे इनटू एक्शन मैं क्या करता हूँ। हमारा बिग बुक का लेखन हुआ 10 अप्रैल 1939 को पहली प्रति आई और उसके बाद में जो पर्सनल स्टोरी है उसमें लिखी गई थी, हालांकि 14 बार उसकी आवृत्ति छपी है। 10 अप्रैल 1939 से लेके तो जून के 1951 तक के 14 बार इसको प्रिंट किया गया बिग बुक को। तो उसमें से जो जिनकी व्यक्तिगत कहानियां थी, पर्सनल स्टोरियां थी, उसमें के अधिकतम लोग उसमें रिलैप्स हुए। हम हमारे महीनी ओल्ड टाइमर उनका ग्रेटिट्यूड अदा करते हुए हैंक पार्कर, जो कि हमारे शुरुआती दिनों के मेंबर रहे हैं, जिन्होंने बिग बुक में चैप्टर नंबर 10 टू एम्प्लॉयर इस चैप्टर को बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है। और उसका जो व्यापारी वर्ग है या जो कारखान वर्ग है, इन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है उसका। वो जो चैप्टर लिखने वाले व्यक्ति है, वो 40 के बाद में उनका रेफरेंस ही नहीं है, 40-41 के बाद में उनका रेफरेंस ही नहीं है। यानी वो कोलैप्स हुए और वो जो सोबर हुए हैं वो समथिंग अक्टूबर नवंबर के बीच में सोबर हुए 1935 को, और वो न्यूयॉर्क के थे। हालांकि उनके पहले भी एक मेंबर आए थे जिनका नाम था जॉन फिट्ज मेयो। अब उस समय में इतना बड़ा भव्य स्वरूप हो जाएगा इसलिए कोई ऐसा एग्जैक्टली लिखने वाला तो था नहीं कि भैया ये पहले आया या ये बाद में आया, ये फला व्यक्ति बाद में आया। तो हम लोग हिस्ट्री में हरदम सुनते हैं कि हमारे लिए तीन महत्वपूर्ण प्लेयर है, जो हमारे को फाउंडर, फर्स्ट बिल विल्सन, सेकंड रॉबर्ट स्मिथ, डॉक्टर बॉब, और तीसरे है मैन ऑन द बेड, जिनका बिग बुक रिटर्न में स्टोरी है सेकंड एडिशन में, वो है बिल डॉटसन। इन तीन लोगों पे हम फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ये तीन लोगों ने अपने अंतिम सांस तक की शराब नहीं पी। अदरवाइज हम हैरी बिक्स को ले ले, जिसका मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में एग्जाम्पल है फ्रेड के नाम से। ही विल बी कोलैप, जिसका फर्स्ट एडिशन में स्टोरी है द डिफरेंस लैट, एक तिरछा व्यक्तिमत्व, वो भी कोलैप्स हुआ है। हम अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने अनुभव के माध्यम से भी सुनते हैं कि फला व्यक्ति 2 वर्षों के बाद में, 10 वर्षों के बाद में, 25 वर्षों के बाद में फिर से शराब की तरफ लौट के आ गए। ये सब सुनने के बावजूद भी मैं वहां पे सुन के उसमें से उसका मतितार्थ अपने जीवन में कैसा लागू करता हूँ, वो मेरे किरदार में कैसे झलकता है, मेरे व्यवहार में कैसे झलकता है, ये निर्भरता मेरे आचरण पे और उस प्रोग्राम की सुचिता पे निर्भर है। मैं शुरुआती दिनों में जब अल्कोहलिक एनोनिमस के कस्बे में आया तो विलिंगनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अल्कोहलिक एनोनिमस। विदाउट तुम्हारी मन की इच्छा रहने नहीं रही, समझ लो वो इच्छा, तो शायद तुम्हारे सामने कितनी भी व्याख्यान माला लगा लो, कितनी भी आला दर्जे की शेयरिंग करो, लेकिन मेरी इच्छा च नहीं है शराब से दूर होने की, तो उसको शायद ही कोई शराब से दूर कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सुंदर लाइन चलती रहती है जो कि स्लोगन भी है, ब्रिंग योर बॉडी, माइंड ऑटोमेटिकली बी वर्क।
तो मैं अपने शरीर को इधर लाते रहता हूँ। बिल विल्सन ने डॉक्टर ओपिनियन में डॉक्टर ओपिनियन का मत लेते हुए विलियम डी सिल्कवर्थ ने बड़ा सुंदर कथन किया है कि ये लोग जो समझाना आपको चाहते हैं, उस मद्यपी की, उस शराब पीड़ित व्यक्ति की मानसिक हालत सुदृढ़ रहना चाहिए, इसके मुकाबले कि उसका शरीर अगर खराब है, उसका शरीर डैमेज है, व्याधियाँ है उसको, तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो बता रहे हैं, दोनों व्यक्ति को द हीलर बोला गया है, यानी बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर बॉब और बिल विल्सन को। बिल विल्सन को तो टाइमलाइन मैगजीन ने बोल दिया सीधा द हीलर बिल डब्ल्यू। तो ये लोग जो समझाने वाले, हमारे जो पूर्वज जो समझाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा मेंटल, जो हमारी मानसिक अवस्था है ना, वो इन लोगों की बातें समझने के लिए सुदृढ़ होना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर उसकी मानसिक दशा अगर ठीक नहीं होंगी, तो वो आदमी सोबर होने के लिए बड़ी कठिनाई है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बिल विल्सन भी लिखता है कि हमारा एकमात्र जरिया नहीं है ये, कि हम उस व्यक्ति को सोबर ही करेंगे। लेकिन अगर उसकी इच्छा है, तो अल्कोहलिक एनोनिमस उसके लिए एकमात्र जरिया है। मैंने पूरी प्रक्रिया करने के बाद में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया, जब सब दरवाजे बंद हो चुके थे लगभग, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। इच्छा शक्ति के बलबूते पे विभिन्न प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती है, मैंने भी किया है। विलियम डी सिल्कवर्थ वही बोल रहा है कि इच्छा शक्ति से अन्य क्षेत्रों में आप अपनी सफलता, अपनी तरक्की कर सकते हो। लेकिन जहाँ शराब छोड़ने की बात आती है, तब हमारी जो विल पावर है, या हमारा जो इच्छा शक्ति बोला जाता है उसको, वो हमारा विल पावर एकदम आश्चर्यजनक तरीके से कम हो जाता है। और ये बात जो है ना, वो जो थर्ड टाइम एडमिट हुआ था बिल विल्सन चार्ली बी टाउन हॉस्पिटल में, उसको उस समय में उसने समझाया था कि बिल, तू स्वार्थी और मूर्ख तो है, तू शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी बहुत बीमार व्यक्ति है। और जहां तेरी इच्छा शक्ति का सवाल आता है, तो अन्य क्षेत्र में तू सफलता पा सकता है। लेकिन जहां शराब की दूरी की बात आती है, तो आश्चर्यजनक, अमेजिंग लिख दिया उन्होंने, वो आश्चर्यजनक जनक तरीके से नीचे आ जाती है, वो काम ही नहीं करती है। तो क्या विल पावर का खेल है क्या ये? नहीं है। अधिकतम जगह पे मैंने जब जब अपने विल पावर की, मेरे मन का खेल है यार, मैं तो अपने मन की मनीषा को इतना सुदृढ़, इतना बलवान कर दूंगा कि मैं रोक लूंगा शराब को। लेकिन डिजायर फॉर स्टॉप ड्रिंकिंग रहने के बावजूद भी मेरे जीवन में से शराब गई नहीं। हाँ, 15-20 दिन रुकता था ना मैं, 20 दिन रुकता था। वो जो हॉरिबल एक्सपीरियंस होता था ना मेरे साथ में, वो जो भयानक अनुभव हो जाता था कि किसी व्यक्ति के साथ में मैंने मुठभेड़ कर दी, या मेरे उद्यम के वजह से घर में ज्यादा तकलीफ हो गई, उन उपद्रवों को याद करने के वजह से मैं 15-20 दिन शराब से दूर रहता था, या मेरे शरीर की लाई हो जाती थी। लेकिन कभी ऐसा मन में थॉट नहीं आया, जो पहला कदम बोलता है कि मैं पीछ नहीं सकता, ये मेरा पावरलेसनेस है, कि मैं पीछ नहीं सकता हूँ। ये जब मैं अपने खोपड़ी में रोज के रोज अगर उसका स्पंदन करते रहता हूँ, या उसका शोर गुल के साथ में सूचना देते रहता हूँ, घंटी बजाते रहता हूँ, तब मैं दारू नहीं पीता हूँ। लेकिन मेरे को तो समझा नहीं, मैं ये सोचता था कि ये लिक्विड, ये जो अल्कोहल है, मुझे हरा सकता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है ये मुझे हरा ही नहीं सकता है, मैं इसको पीछ लूंगा, मैं पी के दिखाऊंगा, और इस पे विजय भी पाके दिखाऊंगा। और इसको साथ में लेके जो कंट्रोलिंग मात्रा में शराब पीने वाले लोग हैं, उनके जैसा बन के दिखाऊंगा। और यही वो गलत धारणा थी मेरे अल्कोहलिज्म में,
जिसके वजह से मैं बार बार शराब पीते रहा। कंट्रोल करने की प्रक्रिया मेरे हाथ से छूटी जा रही है। मैं चाहकर भी शराब को कंट्रोलिंग मात्रा में पी नहीं पा रहा हूँ। प्रत्यक्ष दर्शी जब मैं अपने अनुभवों का आकलन अगर कर रहा हूँ या ये में आने के बाद में, तो मैं प्रमाणित मात्रा में पी नहीं पाता हूँ यार। और चाहते हुए भी मैं उसको बंद नहीं कर पाता हूँ। अत्यंत निराशाजनक मानसिक व शारीरिक स्थिति, मानसिक आकर्षण, शारीरिक प्यास। अब वो साला कैची में ना मैं इतना फंस चुका हूँ। मेंटल ऑब्सेशन चले या फिजिकल एलर्जी चले, मरना तो अशोक को ही है, फंसना तो अशोक को ही। इफ आई ड्रिंक आई विल डाई, इफ आई डोंट ड्रिंक आई कैनॉट लिव। यदि मैं दारू पीता हूं तो मैं मरेगा, यदि मैं शराब नहीं पीता हूं तो यार मैं जीवन को जी नहीं सकता। ये रॉक बॉटम। और इस सुई के एक टोक पे जब मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि अल्कोहलिज्म को छोड़ना एकदम अनिवार्य है। और वो रिगेस्ट होनेस की बात करती है ना, ईमानदारी किस प्रकार से होना चाहिए शुरुआती दिनों में। बिल विल्सन बोलता है कि शुरुआती दिनों में बेल विल बी रिंगिंग इन योर माइंड, बट यू विल अवॉइड पेशेंसली। आपके दिमाग में ना वो बेल बजती रहेगी बॉस, लेकिन उसको पेशेंसली मतलब धैर्यपूर्ण तरीके से टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। हमने कई बार अपने बिग बुक के पठन में सुना है, उन्होंने उपाय योजना बताते हुए, वो एक साइक्रेटिक है, उसने चॉकलेट का उदाहरण दिया है कि आप अपने चॉकलेट खा सकते। कितनी सारी उपाय योजना उन्होंने बताई है शराब की दूरी के लिए। लेकिन मैं तो गड़ा हूं ना पूर्व धारणाओं के साथ में। मुझे लगता है कि शराब से दूरी अगर मुझे मिल गई इस कस्बे में जाके, जो कि मुझे लगता था शुरुआती दिन में, मेरे को ये मेरा अभिभाव था कि और जो लोग आते थे उनमें मैं कंपैरिजन करता था। कंपैरिजन एंड जस्टिफिकेशन डिसीज बोला गया है ये। अगर मैं वहां पे न्याय पंचायत भराता हूँ या औरों के साथ में तुलना करता हूँ, तो मेरे जीवन में दोबारा से शराब लौट के आ सकती है, और आई है। तो ये जस्टिफिकेशन और कंपैरिजन डिसीज की जो ये पूर्व धारणा है, इस पूर्व धारणा से मेरे को बाहर आना पड़ेगा। मैं अगर वहां पे सोच के अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके बैठा हूँ और वहां के हॉरिबल और मेरे से गर्भगणित हतोत्साहित करने वाले अनुभव मेरे आंखों के सामने चलते हैं, तो मैं वहां पे कंपैरिजन करता हूँ। अरे फला व्यक्ति की तो यार लुगाई चली गई, फला व्यक्ति का तो साला ट्रैक्टर चला गया, फला व्यक्ति तो लंगलंग हो गया, उसके तो खाने के वाते हो गए। मेरा वैसा नहीं है। और वो शेयरिंग में वो स्किल भी पता तो ना, अपना उतना नहीं है। एज एट यही कहना चाहता है, इस एज एट को मेरे को समझना पड़ेगा। दो शब्दों का स्लोगन बना दिया उसने। जो तेरे साथ में नहीं हुआ है ना, वो होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये बीमारी जो है फेटल प्रोग्रेसिव इनक्यूरेबल डिजीज है। ये निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी है। ध्यान रखे कि आप उस बीमारी से ग्रसित है जो चतुर, चालाक, मायावी और बेहद शक्तिशाली है। और जर्रा सा के तुमने अपनी इस बीमारी से निकलने की प्रक्रिया में ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि अब मैं कर लूंगा अकेला, तो उसी दूसरे क्षण में आप ठेके पे मिलोगे। ये कोई मायना नहीं रखता है कि आप निरंतर सभाओं में जुड़े। मैं अपने आप को अगर देख रहा हूँ, तो निरंतर पूर्वक सभाएं करने के बावजूद भी वो जो चौधरीपना था, वो जो सुल्तानगिरी थी, या मैं अपने आप को जो खलीफा समझता था, मैं औरों से अलग हूँ।
मैं अधिक कुछ जानता हूँ इन लोगों से। अब मैं शराब से दूर हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। आई कैनॉट क्विट, कैनॉट कंट्रोल। पेज नंबर 44 मैंने पढ़ लिया। उन्होंने बताया एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक की। शराबियत कौन है, उसकी व्याख्या क्या है। तो उन्होंने पेज नंबर 44 मैंने पढ़ लिया और मैंने मान लिया कि चाहते हुए भी, ईमानदारी से चाहते हुए भी आप शराब को कंट्रोल में नहीं पी पाते हो, और आपकी चाहत है कि पूरी तरीके से मैं इसको बंद कर दूं, छोड़ दूं पूर्णतः, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते हो, तो आप शराबी हो। इस 2 लाइन पे संभाव शराबी उन्होंने बोला है। संभाव इसलिए बोल रहा है कि मेरे को आकलन करना है, वो कोई दूसरा मेरे को ऐसा बोलता नहीं है वहां पे कि तू नाम देने के पहले बेवड़ा बोल रहे। अगर किसी ने बोल भी दिया तो वो मन से आना चाहिए, वो तो आता ही नहीं था शुरुआती दिनों में। लोग दुनिया बोल रही है, विजय यश बोल रहे हैं, बाबू याल बोल रहे हैं, हमारे आगे आए हुए लोग हैं, अपलाइन है, अपलाइन का अवलोकन, नकली अवलोकन कर रहा हूं मैं। मेरे मन में तो वो इच्छा ही नहीं है। अपने आप को शराबी घोषित कर देना सुधारना की पहली प्रक्रिया है। ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में उसने लिख दिया है। और जब मैं अपनी सुधारना की जो झूठी प्रक्रिया शुरू करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे जीवन का अर्थ अब ये रहा है कि मेरे जीवन में अर्थ आए। हालांकि हमारे पूर्वज जो है, पूर्वज भी बता के गए और हमारे अपलाइन भी बार बार बताती है कि हम ज्यादातर, अधिकतर सदस्य शराब की दूरी के साथ में अपनी आर्थिक नियोजन गड़बड़ाया था ना। जो गड़बड़ाए आर्थिक नियोजन को सुदृढ़ करने के पीछे में इतना कमिटमेंट, इतना फोकस नहीं बना देते हैं कि पूरा जल्दी हो जाए। और ये जल्दबाजी के चक्कर में हमारे हाथ से हमारी जो सुधार की प्रक्रिया है, हमारी जो रिकवरी की प्रक्रिया है, वो छूटते जाती। और यहीं पे अल्कोहलिक एनोनिमस हमको वार्न कर रही है कि टॉर्टाइस की चाल से चल। कछुए की चाल देखो आप, एकदम सुंदर और धीमी सा चाल होती है। उस पे आगे कोई चला जाए उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके पीछे कोई रह गया उसको कोई टेंशन नहीं है, वो चलते रहता है और वो धीरे धीरे चलते रहता है। लेकिन मेरी जो स्पीड है ना, वो सेल्फ विल रन राइट है। मैं घोड़े के माफिक दौड़ना चाहता। मेरे से आगे जाने वाला व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है। इन सोब्रिटी में भी, मेरे रिकवरी में कोई व्यक्ति मेरे से आगे जाए, ये मेरे को पसंद नहीं है। गले में चैन पहनने वाला 6 महीने पहले साला मेरे पीछे से आया, और देखो ना यार, जो साइकिल नहीं थी इसके पास में, अभी तो ऑल्टो लेके आया। 1.5 वर्षों के बाद में शायद साला स्विफ्ट लाएगा, 5 वर्षों के बाद में मेबैक आ जाएंगी इसके बाद में, शायद 10 वर्षों के बाद में मर्सिडीज लेके आएगा ये तो ग्रुप में। और मैं तो साला आज भी फटफटी से जा रहा हूँ। यानी आर्थिकता की पूर्वधारणा, इसके ऊपर ज्यादा मेरा वाला फोकस रहता है। हमारे बिग बुक में सुंदर वर्णन किया है उन्होंने कि हम कभी भी पैसे को महत्व पहला दे नहीं सकते। हमारा आर्थिक नियोजन आध्यात्मिक उन्नति के बाद में आएगा। हम पहले कभी भी आर्थिक प्रगति को प्राधान्य नहीं देते। ये सब बातें लिखी रहने के बावजूद भी इसको नहीं मानना, ये प्रक्रिया जो है, न मानने वाली प्रक्रिया, ये मेरी पूर्व धारणा है। मैं कितना सुंदर तरीके से पढ़ रहा हूँ, कितना सुंदर तरीके से मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ शेयरिंग में, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है
कि बिग बुक को मैं कितना जान रहा हूँ और बोलने से ज्यादा मैं कितना आचरण कर रहा हूँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस का निरंतर प्रवास चलते रहने के बावजूद वो जो पुरानी पूर्व धारणाएं थी जिसको मैं चिपका रहा, हमारे यहाँ पे एक एनोनिमिटी का जो 12वीं नंबर की स्टेप है वो बोलती है कि एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ और ट्रेडिशन, प्रिंसिपल अबव पर्सनैलिटी। अब जो व्यक्ति वहां पे थे उन लोगों में का मैंने प्रिंसिपल लेना चाहिए कि उनका जो आर्थिक नियोजन आला दर्जे का हुआ है वो मैंने देखना चाहिए। शुरुआती दिनों में आकर्षण काय का रहता मेरे को, मैं अगर अपना खुद का आकलन करता हूँ कि शुरुआती दिनों में मेरे को इस बात का आकर्षण था मेंबर लोगों का कि अच्छे बढ़िया अप टू डेट दिखते थे, बोलते बेवड़ा थे और दिखते थे जेंटलमैन, और जेंटलमैन टाइप परिभाषा भी थी इनकी, शब्दावली देखिए इनकी कि कोई एंगल से ऐसा लगता ही नहीं था कि अनपढ़ है या बेवड़ा है। और इनका वो जो आकर्षण है, इनका जो उन्होंने कैसा किया, संघर्ष कैसा किया, वो शेयर वहां पे कर रहे, उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं खाली उनका आकर्षण देख रहा हूँ कि ये जो भाई साहब बता रहे 15 साल शराब से दूर है और इसके गले में जो चैन है मोटी सी, वो साली लगभग ना 2-3 तोले की होगी और अपने गले में तो साला काला धागा है। भाई इसके जैसी गले में चैन और साला कम से कम एक अल्टो तो आ जाए। और ये धारणा लेके मैं वापिस जब आता हूँ तो शायद मैं गलत का तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास में उतना आर्थिक नियोजन है ही नहीं। अगर मैं उस प्रकार से, उसके पास में गवर्नमेंट सर्विस है, वो उसके पास में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर अतिरिक्त कृपा दृष्टि है परमेश्वर की, मेरे पास में नहीं हो सकती। लेकिन जिस भयभीत कंडीशन में, जिस दयनीय कंडीशन में मैं आया था, उससे ज्यादा अच्छी परिस्थिति तो आज की मेरी थी ना यार। मैं संतुष्ट होना चाहिए उस परिस्थिति को, मैंने समाधानी होना चाहिए, लेकिन ये समाधान था नहीं ना। मैं लोगों के तरक्कियों पे जलने वाला इंसान। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने दुखों से कम औरों के सुखों से ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। और ये शॉर्टकमिंग, ये जो चरित्र को कलंकित करने वाला जो शॉर्टकमिंग है ना, ये अच्छे मनीषाओं के साथ में मुझे जीवन जीने नहीं देता है। मेरे कई बार के अनुभव रहे हैं। औरों का भला देखने की वो दृष्टि नहीं है मेरे पास में। वो नजरें इतनी बुरी तरीके से व्याकुलता से देखती रहती है कि अपने से जो ऊंचा तमगे वाला लोग है ना, वो जो समाज के जो बिरादरी वाले लोग है, वो मेरे को काय समान लगते। यांच्यासारखं कधी येईन साला माझ्याकडं, कैसे होऊंगा रे यार, मेरा कैसा होऊंगा। लेकिन क्या तेरा वाला जीवित होना वो उस उच्च शक्ति का प्रमाण नहीं है अशोक? तू जब अल्कोहलिक एनोनिमस के कस्बे में आया था, उसके पहले तू 6 महीने पहले चला जा कि तेरे को अगर वो प्रोसीजर रिकवरी की शुरू नहीं की रहती, कि तेरे को रियाब में नहीं डाले रहते घर वालों ने, इतनी आर्थिक परिस्थिति तेरी निचले रहने के बावजूद, क्या तू जीवित रह पाता था? आज यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस ने तेरे को एक जीवन दान दिया है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे जीवित होने का प्रमाण और उसका श्रेय अल्कोहलिक एनोनिमस को क्यों है? क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो मिरेकल करवा के दिया जो अन्य लोगों के साथ में सफलता नहीं हुई हो। हाँ, उसकी प्रक्रिया लगे तो इन लोगों के माध्यम से हुई। हर वो व्यक्ति मेरे को अप्रिशिएट करता था कि तू सुधर सकता है। मेरी मातृशक्ति बोलती थी, मेरा साला बोलता था, मेरी सास बोलती थी, मेरी इवन मेरी लुगाई बोलती थी, आप सुजल के पापा आपको ना सुधार के रखेंगे। कई बार
मेरी वो पूर्व धारणाओं की वजह से मेरे जो दूषित विचार रहते थे ना, वो यहाँ तक के बोलते थे, इस बात पे वो बलाहारी थे कि तुम सुजल के पापा शराब मत पियो, इस बात पे वो बलाहारी थे। आप जो बोलेंगे वैसा, आप बोलेंगे ना कि ऐसा नाचने का है, वैसा हम नाचने को तैयार है। तुम्हारे मन से लेव जी, ये शब्द थे मेरे बीवी के। बस तुम शराब मत पियो सुजल के पापा। लेकिन शराब ने जो मजा दिया था, उसका जो चस्का था, वो चस्का इतने आसानी से कहाँ जाने वाला था। और आप लोगों के सानिध्य में आपने वो इजी डजिट कर दिया यार। हो सकता है सरलता के साथ में कर ले। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो अपने भयों के साथ में, निराशा के साथ में, पश्चाताप के साथ में आया था। और वहां से आप लोगों ने वो भय, निराशा और पश्चाताप की वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जो न्यूनगंड था जीवन जीने का, कि जीते हुए भी जीवन जिया नहीं जा रहा था मुझसे, खाली ऑक्सीजन मात्र मैं ले रहा था, लेकिन आजादी, प्रसन्नता और सुखमय जीवन तो था ही नहीं उसमें। आपने बोला हैप्पी फ्री एंड जॉय, और मैंने वो बात को पकड़ा और यहाँ पे धीरे धीरे मैं दोस्तों चलते रहा। मैं अपने अनुभवों की वो जो पाठशाला होती ना, जो अल्कोहलिक एनोनिमस वाला थी, हमारे एचबीएल सीट में भी लिखा है वो, वी आर ऑपरेटिंग द स्पिरिचुअल किंडरगार्टन। हम आध्यात्मिक वर्ग की शिशु वर्ग चलाते हैं। और यहाँ पे कोई खलीफा नहीं है, यहाँ पे हम ही शिक्षक है और हम ही शिष्य है। तो हम ढूंढते क्या है, ओवरकम टू ड्रिंकिंग। हम शराबियत से कैसे दूर रहा जाए, इसकी उपाय योजना ढूंढते अपने अनुभव के माध्यम से, और भगवान की ग्रेस ढूंढते, फाइंड गॉड ग्रेस। और यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में दर बदर अब मेरे जीवन में साइकिक चेंज कैसे होगा। अब ये जो जितनी भी पूर्व धारणाएं थी, जहां से मैं वो पहले पास से डिस्क्रिप्शन करते करते आया हूँ यहाँ तक के, कि मेरी पूर्व धारणा ये 2 वर्ष तक के क्या थी। हमारे मराठी में ना सुंदर लिखा है, मैं उसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। बिग बुक में लिखा है वो, कि लुगाई हो या ना हो, ड्यूटी हो या ना हो, मेरी मुलाकात शराब से है। अगर परमेश्वर के पहले मैंने अगर किसी अन्य व्यक्ति पे निर्भरता दिखाई मेरे शराब की दूरी के लिए, तो मैं दीर्घकालीन शराब से दूर नहीं रह सकता हूँ। मुझे यहाँ पे आने के बाद में परमेश्वर पे अपनी शराब की दूरी की निर्भरता रखनी है। वो मेरी शराब की दूरी बढ़ा सकता है। उसकी छत्र छाया में मेरे को हरदम रहने का है। अगर मेरे शराब की दूरी में मैं ये हवाला रखूंगा कि मेरी बीवी मेरे मन से नाचेंगी, या मेरी मातृशक्ति मेरे हिसाब से जीवन चलेगी, मेरे बच्चे की उसका रेदर देन हिज ओपिनियन माय ओपिनियन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी शिक्षा प्रणाली में मेरा ज्यादा ओपिनियन होना चाहिए, ग्रुप थेरेपी का नहीं होना चाहिए। वहां पे समझाया जाता है कि सामूहिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत में जैसी ये प्रणाली चलती ना, वैसे तुमको रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रणाली लागू करना पड़ेगा। लेकिन मैं करता नहीं। अपने जो एकात्म पराक्रम वाले जो अहंकारी मेरे विचार रहते हैं, वो विचारों के साथ में मैं जीवन चलाता हूँ। और उसके वजह से मेरे सानिध्य में रहने वाले लोग बुरी तरीके से फंस जाते यार, चपेटे में आ जाते। और वो इस बात से खामोशी रहती है उनकी, इसलिए चुपचाप बैठे रहते वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इतना दरिद्रपूर्ण हमारा जीवन था, चलो यार आजकल 2 घास शांति से तो खाने को तो मिल रहा है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस टोटल प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज की बात कर रही है, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन।
शुरुआती दिनों में ना तो बिग बुक पढ़ने की इच्छा है, ना तो किसी ओल्ड टाइमर ने अगर 2-4 बार मैंने उसकी शेयरिंग सुन ली तो मेरे मन में वो बैठा हुआ कबूतर उछल के बोलता है कि ये फला व्यक्ति शेयर करेगा, अब इसको ये दिया है, इसके पास में 10 अनुभव है, अब वो 10 अनुभव मेरे खोपड़ी में पहले से ऑलरेडी फिट है कि अगर सुधीर सर को खड़ा कर दिया तो उनके जीवन के 10 अनुभवों में से वो अगर वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक ये स्लोगन अगर मिला तो बराबर ये पर्टिकुलर अनुभव शेयर करेगा। अगर गॉड ग्रेटर देन प्रॉब्लम अगर ये सब्जेक्ट अगर बाबूयल को दिया है तो बराबर वो अपनी जीवन लीला बताएगा कि उसके बच्चियों का प्रॉब्लम। तो मैं दोबारा तिबारा उस शेरर की उसके बोलने के पहले अपने मन में मनीषा लगा लेता हूँ कि इसको मेरे को सुना 6 महीने। तो मैं उस मीटिंग के कस्बे में बैठने के बावजूद भी मेरे जो सुनने की जो कानेंद्रिय हो रहे थे, वो श्रवण करने की जो आत्मा रहती ना, वो बाहर भटकती है और वही मेरा पूर्वाग्रह है। हमारा मराठी में बोला जाता है की चुकीच्या पूर्वाग्रहाला जर तुम्ही धरून राहिले तर तुमचं मद्यपान कायमस्वरूपी टिकून राहणार। यानी गलत धारणाओं के साथ में, पुराने सनातन विचारों के साथ में तुमने अगर वो बुरे विचारों के साथ में अपनी जीवन प्रक्रिया को अगर चलाया तो तुम्हारा सातत्यपूर्ण शराब से दूर रहना मुश्किल है बॉस। ये बिल विल्सन का कथन है। और मेरे दृष्टिकोण से प्रोग्राम पे अगर तुमको सही में प्रोग्राम में हो ना, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम अगर है तो वो है 12 कदमों पे निरंतर काम करना, उसके व्यतिरिक्त तो प्रोग्राम अच्छ नहीं है। और वहां पे हमारे एक जो ग्रेप पॉइंट कोड है ना, उनके स्टोरी में मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें एंडिंग में उन्होंने बोला था कि अल्कोहलिक एनोनिमस उन लोगों के लिए कार्य करती है जिनको इसकी जरूरत के साथ में चाहत भी होना चाहिए, उन लोगों के लिए काम करती है। यानी जरूरत है, सारी दुनिया को जरूरत है। देखो मेरे कस्बे में भी देखो ना तो हर चौथे पांचवे घर में शराबियत की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद वो सोबर नहीं होती। उनको जरूरत है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। तो इच्छा और जरूरत दोनों चाहिए तब उसको आराम मिलता है। और अब अगर मेरी जरूरत पूरी हो गई है तो मैंने फिर से अपने वो इच्छा को मार दिया। अब वो इच्छा को हर समय विलिंगनेस, honesty and open mind is important but it is the most important। ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में लिख के गए बिल विल्सन कि प्रामाणिकपना, खुला मन और मन की तैयारी ये बेहद जरूरी है और ज्यादा बेहद जरूरी है, तभी हमारा वो साइकिक चेन डेवलपमेंट होता है। और सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संसार का नियमच परिवर्तन है। आज जो पुराने मिट्टी के मकान थे वो मिट्टी के मकान नहीं है यार। पहले हमारे पोर्च में गोबर के सड़े लगते थे, आज नहीं लगते, वो सीमेंट कंक्रीट हो गया। गृहिणियां रोज वहां पे मेरी लुगाई सवेरे उठ के वहां पे पानी का छिड़काव करती है, साफ सफाई करती है, रोज करती है, वो डेली बेसिक पे करती है। उसको मालूम है कि ये 2-3 घंटे के बाद में और जैसे का वैसा हो जाएगा, और जैसे का वैसा कचरा हो जाएगा और पानी सूख जाएगा, सब सूख जाएगा, लेकिन और वो शाम के समय में और वो करती है और इस काम में उसकी निरंतरता। मेरी निरंतरता साली अच्छाई की तरफ मुड़तीच नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है जहां जहां अच्छाई का उद्घोषणा होती है या वो मेरे लिए ललकारा जाता है, वो चीजें साली मैं करने को तैयार नहीं होता हूँ शुरुआती दिन। और जब फटती है तो मैं चिल्लाते रहता हूँ, फिर फोन लगाता हूँ कि भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया, भाई मेरे साथ में वैसा हो गया। अनुभव अंती हमारे ओल्ड टाइमर हमको पहले से ही आगाज करते रहते, जिन्होंने हमने ये प्रोग्राम की 20 वर्ष क्यों लग गए इसको पूर्ण टोटल मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए। ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सिगमंड फ्रायड के पास से। तो 1955 को सेंट लुइस के कन्वेंशन में यूनिटी सर्विस एंड रिकवरी के वो सेकंड हमारे सेकंड कन्वेंशन में इसका पूरा बुलेट प्रूफ प्रोग्राम हुआ। यानी हमारे पूर्वजों ने 20 वर्ष अपने गलतियों से सीखा
कि हमारे क्या-क्या गलत पूर्व धारणाएँ थी, क्या-क्या हमारा प्रॉब्लम था। तो हम लोग जो लोगों को प्रोग्राम दे रहे हैं ना, तो वो बुलेट प्रूफ हो यार, क्योंकि सोब्रियरिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अल्कोहलिक एनोनिमस कस्बा। अगर हमने प्राइमरिटी को छोड़ दिया और वो सोब्रियरिटी कैसे कैसे अचीव करेगा? और अचीव करके उसको कंसिस्टेंसी कैसे रखेगा? तो एक बेवड़े को 12 कदम पे निरंतर चलता ही रहना पड़ेगा, चलता च रहना पड़ेगा। जहाँ पे रुका, वहाँ पे उसको दिक्कतें आ सकती है। उन्होंने हमारी 4 किताबें लिखी है मेन। वो 4 किताबों में से तो मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ ना, कोई-कोई लोगों ने किताब ही नहीं पढ़ी यार। जिस किताब को लिखने के लिए इतना सारा जद्दोजहद, इतना सारा परिश्रम किया उन लोगों ने, कई सारे राड़े हुए, यहाँ तक कि उनके जान पे तक के बन के आई, उसके बावजूद उस किताब को और अल्कोहलिक एनोनिमस को बचाने के लिए वो भूखे प्यासे रहे। गुड ओल्ड टाइमर वो किताब को पढ़ो ना, तो क्या वो महानतम लोग थे जिन्होंने अपने सर्वस्व को त्याग दिया, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। और एक बुलेट प्रूफ प्रोग्राम हमारे पास में भी है, ताकि इसमें से जो आने वाला व्यक्ति है ना, वो शायद इन सब झमेले में से बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरा तो ऐसा है ना, मैं पहले अपने अनुभव से सीखूंगा। मेरा ओल्ड टाइमर बताता है कि ज्यादा उछल कूद करने वाला बंदर अपने झुंड में से निकाला जाता है। और ज्यादा उछल कूद करना भी काहे के लिए? और ज्यादा उछल कूद अगर मैं करता हूँ तो वो झुंड में से बाहर जाएगा। उसकी विटंबना होंगी, उसके साथ में शोकांतिका होंगी। वो चाहते हुए भी दोबारा आने की उसकी जो आत्मग्लानि है ना, उसको लाएगी नहीं। इसलिए वो झुंड में मैंने अपनी जो मास थेरेपी बोलते हैं ना इसको, अल्कोहलिक एनोनिमस को मास थेरेपी छोड़ना क्यों? अच्छा ही उस पूर्व धारणा के साथ में न चिपके रहते हुए स्टिक टू विनर को मत चिपको। और वो स्टिक टू विनर क्या है? स्टिक टू विनर है मेरा लिटरेचर। बिग बुक इज सेफ्टी नेट ऑफ माय सोबर लाइफ। अगर मैं उस किताब में लिखी गई हर एक बात को अगर ध्यान पूर्वक सुनता हूँ कि आध्यात्मिक तत्वों का अगर मैंने अपने जीवन में सातत्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण अगर कार्य नहीं किया, तो मेरा मरण अटल है। मैं मर सकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक तत्वच मेरे को बचा सकते हैं, अदरवाइज कोई मेरे को बचा नहीं सकता है। और आध्यात्मिक तत्व के स्टूल कहाँ पे है? उस किताब में। उस किताब का प्रॉमिस है कि यहाँ पे आप आ चुके हो और आप ये पूछ रहे हो कि हाउ, अब मैं क्या करूं, व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तो इस ऐसे और अन्य सवालों का उत्तर आपको इस किताब में मिलेगा। उस किताब का कहना है, और वो पहली किताब है जो उछल उछल के आपको बता रही है कि भैया मैं तेरे लिए, जो पढ़ने वाला जो है ना व्यक्ति, जो शराबियत से उसकी समस्या है, उस व्यक्ति को वो उछल-उछल के बोल रही है कि मैं तेरे लिए कितने बार कितनी महत्वपूर्ण हूँ। उसने बोला है द लैक ऑफ पावर ऑफ आवर डिलेमा, शक्ति का अभाव हमारी मुख्य समस्या थी। तो मैं उसको सवाल पूछूंगा कि ये शक्ति अब मैं कहाँ और कैसे ढूंढूं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उस किताब में वर्णन किया है, वीकनोस्टिक में, चैप्टर नंबर 4 में, कि महाराज डरो मत, उस शक्ति को कैसी और कहाँ खोजने का है, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने का पर्पज ये है। ये मुख्य उद्देश्य है इस किताब को लिखने का। यानी आपको वहां पे शक्ति भी मिलेगी। और जब आप उस किताब को विद द सीक्वल पढ़ोगे, तो आप उसमें कदम में भी बढ़ोगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर मैं कदमों को करूंगा, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का नैतिक दृष्टिकोण से मैं सभासद नहीं हो सकता हूँ। मैं इस बात को फेयरलेस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात को डरता नहीं हूँ। अगर जिस व्यक्ति के अंदर में 12 कदमों का शेयरिंग करते समय उसका रेफरेंस नहीं आ रहा है, वो मोर देन 5-6 साल सोबर व्यक्ति है, अच्छा प्रोग्राम की रोज की मीटिंगें कर रहा है, और उसके शेयरिंग में 12 कदमों का सार नहीं आ रहा है,
और बिग बुक का रेफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो नैतिक दृष्टया अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद नहीं हो सकता है। ये सभासद, एक सभासद का देखने का दृष्टिकोण इस पॉम्पलेट में लिखा है। तो मेरे शेयरिंग में ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे खुद के अनुभवों से ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के अनुभव है, और वो सीक्वल के साथ में मैंने पढ़ना चाहिए उसको। डॉक्टर ओपिनियन में डॉक्टर ओपिनियन क्यों लिखा है उन्होंने? अब उसके हाथ में तो लेखनी है ना, बिल विल्सन की लेखनी की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है, मेरे को नहीं मालूम वो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जितना भी पढ़ा होगा ना तो मेरा बाप है वो। मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं समझता हूँ उसको। मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को उसने पहले ये बताया कि तू अनपढ़ है, अब तू ये पढ़, अब तेरे को समझ आएंगी, और इस समझ के साथ में तू अपने आगे का जीवन चला। पहले उन्होंने समस्या बताई, उसके लेखनी का विशेषता है। पहले उसने समस्या बताई, फिर अपना खुद का उदाहरण दिया, और फिर उस समाधान की क्रिया करने के लिए तुमको अभिषिक्त कर गया वो। डॉक्टर ओपिनियन में समस्या बता के गया, अपना उदाहरण दिया कि इस समस्या पे मैं किस प्रकार से बैठा हूँ, और मैं अपने पूर्व धारणाओं के साथ में कैसा कैसा फंसा था, लोगों के साथ में मैंने कैसी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। लेकिन ये सब लिखते समय उसके लिखने की ये विशेषता दिखती है कि उसने अपने जीवन के राड़े नहीं बताए, यहाँ पे फूटा मैं, वहां पे फूटा। आखिरी आप यानी बिल स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ अगर पढ़ते हो, तो उसमें बड़ा सुंदर प्रिस्क्रिप्शन किया है उसने, मतलब लिखते समय, कि इस प्रकार से हमारा अनुभव शेयरिंग करने का अंदाज होना चाहिए, और इस प्रकार से हमने लिखना चाहिए, क्योंकि हमको शरीर से ज्यादा मन की बीमारी का इलाज करना है। वो लिखता है कि एक शराबी को कोई प्यार नहीं करता। हमारा व्यवहार लोगों के साथ में, समाज के साथ में, कभी दुखद, कभी हास्यात्मक, और कभी बेहद कठिन होता है। हमको कोई प्यार नहीं करता। देखो आखिरी के टाइम में सुंदर लिखा है उसने। और वो उसी पैराग्राफ में लिखता है कि इस सादे सरल प्रोग्राम को मेरा एक मित्र, अब वो मेरा मित्र मतलब उनके हाथ में रहने वाला एक मित्र जो शराबी था, उस बेचारे मित्र ने मेरे यहाँ पे आत्महत्या कर ली। और वो जो बेचारा शराबी था जिनके घर में उन्होंने सुसाइड की, वो हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य थे जिनको उन्होंने अपने घर में रखा था। देखो उस आदमी का ग्रेटिट्यूड कितना है एक शराबी के प्रति, कि ये सुधरेंगे। उन्होंने उस उनका नाम बिल सी था, उन्होंने चोरियां भी की बिल डब्लू के यहाँ पे, और दोबारा से लौट के आया, फिर से उसने रखा। हम तो साला इतने ना ऐसा फरामोश है कि कोई व्यक्ति अगर वर्कशॉप में रूम शेयर करना चाहता है हमारे साथ में, अगर वो ढकेल के है, तो हम उसको बोल देते कि भाई तू उधर के रूम में रह। क्या हम अपने पूर्वजों जैसा 1% भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? हम बड़े बड़े व्याख्यान माला करते हैं, शेयरिंग में बड़ा बड़ा स्किल दिखा देते हैं, लेकिन क्या उस नवागत को गले लगाते समय अपनी इनर किए हुए रेमंड या डेनिम के पैंट को दाग ना लगे, इसकी चिंताएं करते हैं? तो आज भी हम पूर्व धारणाओं के साथ में नहीं चिपके हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रक्रिया को चलाया है, तो आज भी मेरे को वही प्रक्रिया चलाना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया अपने चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 बिल स्टोरी। दूसरा चैप्टर कि इस उदाहरण के बाद में उन्होंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया, क्योंकि बेवड़ा बड़ा चतरा रहता ना, वो ज्यादातर जगह पे रुकता नहीं है। तो भैया तू सॉल्यूशन देख ले। देयर इज ए सॉल्यूशन। अब भी तेरे पास में सॉल्यूशन को समझने के बावजूद उन्होंने देयर इज ए सॉल्यूशन में रोलैंड एच का एग्जांपल दिया, कि उसने अपना नैतिक लेखा जोखा नहीं बनाया, तो कॉल ह्यूम ने ट्रीटमेंट करने के बाद में दोबारा से ढकेला उसने, और टाइट होकर रिटर्न गया, फिर उसको आध्यात्मिक अनुभूति की जानकारी मिली, और सोबर हुआ वो। फिर भी मेरे मन में, मेरे जैसे चतरे शराबी के मन में, चालाक चतुर चाणाक्ष है ना अपन, 10 लोगों की बुद्धिमत्ता और मेरे जैसे एकटे बेवड़े की बुद्धिमत्ता सब पे भारी होती हो। इतना होशियार समझता हूँ मैं।
तो उसने उसकी इस शराबी की मानसिकता को और सुदृढ़ करने के लिए कि भैया ये बीमारी है क्या नहीं है, इसको और अधिक तरीके से जानने के लिए तेरे साथ में नहीं हो सकता है, एजेट के अंतर्गत में उसने और एक चैप्टर लिख दिया, क्योंकि शाइना होता ना वो, इसलिए उसने वो चैप्टर नंबर 3 लिखा, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, कि भाई और शराबियत के बारे में तू जान। और फिर वो दूसरा कदम, वी इग्नोस्टिक, प्रिसाइजली तंतो तंत बताया है पूरे एग्जाम्पल के साथ में कि तू किसी ना किसी उच्च शक्ति को तेरे को मानना च पड़ेगा, केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन और सेफ टू रिस्टोर एस टू सैनिटी, तेरे को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा तू दारू पिएगा और तू मरेगा। ये मतलब 101% है, इसमें 1% भी इधर उधर होने वाला नहीं है। पहले इसमें तूने एडमिटेड कर दिया, तेरा पावरलेसनेस ये है कि तू पीच नहीं सकता, और तेरी अनमैनेजेबिलिटी ये है पेज नंबर 52, वी कुडन कंट्रोल वेयर इमोशनल नेचर, वी वेर प्रे टू मिजरी डिप्रेशन, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जीवन को ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, व्यक्तिगत संबंध में अफरा तफरी मची है, फुल ऑफ फियर है, बार बार भीतिग्रस्त रहता हूँ, नौकरियों में बराबर टिक नहीं पाता हूँ, ये पकड़ी वो छोड़ी, ये तेरी अनमैनेजेबिलिटी है। और इसी से तेरे वाले जो गलत धारणाएं है ना, जो गलत पूर्वाग्रह तूने बनाए अपने जीवन से, इनको प्रिसाइजली समझेगा ना तो स्टेप बाय स्टेप तू जाएगा। तो उन्होंने पंच तत्वों का भी रेफरेंस किया है वी एग्नोस्टिक में। जीवन है, इस बात को मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में मैं शराब से दूर होके मेरे से कोई बड़ी उच्च शक्ति काम कर सकती है, इसकी लपड़ झपड़ चल रही है। इसीलिए मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छे दिन चल रहे हैं तब प्रभु को मैं मान रहा हूँ, बुरे दिन में मैं प्रभु को कोस रहा हूँ। अरे किस किस को दिया मालिक, मेरे को नहीं दिया। अपने धर्मों के जो इंडिविजुअल तरीके से जो आइडियल बनाए थे, उनके प्रति भी मेरे मन में चिढ़ थी। लेकिन देखो ना यार, अधिकतम लोग हमारा देखेंगे कि लगभग 150 करोड़ की आबादी है, हर वो व्यक्ति परमेश्वर की सुचिता को मानता है, उसके धर्म रहे या कुछ भी रहे। उन्होंने भी सीधा सीधा बोला है, बिग बुक में भी बोला है, इनटू एक्शन में भी बोला है कि वो व्यक्ति अगर धर्म के प्रति निष्ठावान हो रहा है तो उसको करने देना चाहिए, अच्छी चीजें करने के लिए मनाही नहीं की है। पांचवा जो हाउ इट वर्क्स है, टर्न और व्हील इन और लाइफ। तीसरा कदम मेरे में का मैं मुझे भुलाने लगाती है, और चौथा कदम फियरलेस मोरल इन्वेंटरी सर्चिंग, अब मेरे में का मैं मेरे को ढूंढने लगाती है। पांचवा कदम अन्य व्यक्ति के साथ में मेरे को जो नैतिक सूची मैंने बताई, मैं जब तक नैतिक लेखा जोखा बनाऊंगा नहीं अपने जीवन का, इफ स्किप दिस वाइटल स्टेप वी आर नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। अगर मैंने इस कदम को, अगर मैं बोलूंगा ना, साला लेजनेस का ना मालिक बैठा वो शैतान, वो लिखता ना कि इस दुनिया में अगर शैतान होगा तो ये पृथ्वी का मालिक है, और उसने मेरे ऊपर क्या वो झड़प डाली है, ऐसा बोलता ना बिल विल्सन, कि वो मेरे को मेरे पूरी जिंदगी को तबाह कर रहा है, झड़प डाली है उसने। तो वैसा ही है वो, मेरे वो लेजनेस आ जाता है, क्योंकि वहां पे पूरा देखेंगे ना वो तेरा कितना चरित्रवान है तू, और अन्य व्यक्ति बताने की जो तेरे अंदर में जो करेज मिलेगा ना, चौथा कदम वही तेरे को इंटीग्रिटी दिलवाएगा, आत्मनिष्ठा। और ये आत्मनिष्ठा ही तेरे को अपने लक्ष्य से निकालेगा। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल मेलेडी, क्यों बोलते हैं हम स्लोगन में? क्योंकि हमारी बीमारी साली स्पिरिचुअलिटी है, हमको भावनाओं को लगी हुई बीमारी, हमारा साला भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रहता। हर जगह उसने बताया कि मन की चेतना को जागरूक रखो, मन की चेतना को जागरूक रखो। क्यों कई बार चेतना इस शब्द का रेफरेंस आ रहा है वो हमारे लिटरेचर में, क्यों आ रहा है? क्योंकि नई चेतना जागरूक करना ही पड़ेगा। अगर पुरानी विचारधाराओं के साथ में अपना जीवन चलाऊंगा मैं, नहीं जमेगा। पुराने अतीत
के जितने जो भी मैंने राड़े किए है, जितने भी वो जितने लफड़े हुए थे या मेरे वजह से लोगों को तकलीफ हुई थी, वो लिखना पड़ेगा यार, विद द प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखना है वो भी उधर ही बताया है किताब में। नहीं समझ रहा तो अपने स्पॉन्सर को विचार ले। सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर स्टेप्स ऑन रिकवरी। अधिकतम जगह पे मैं जब शुरुआती दिनों में रहता था ना, गुरु शिष्य की परंपरा समझता था मैं। मेरा स्पॉन्सर यानी मेरा भगवान, भगवान नहीं है वो, अच्छा मित्र है। आप उसको पूछो, लेकिन अच्छा मित्र तो है, भगवान नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन पांचवा और नौवा कदम उसके बगैर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो मेरे को भगवान को जोड़ने वाला एक बीच का दुआ जरूर बन सकता है स्पॉन्सर। मेरा मार्गदर्शक एकदम दूरदर्शी और पारदर्शी होना चाहिए, और मेरे किताब के बीच में नहीं आना चाहिए। स्पॉन्सर का चयन करते हुए उन्होंने लिखा है आउटवर्स में। और वो चौथा और पांचवा कदम करने के बाद में, अब है वो कृति की हमारे मराठी में ना बहुत सुंदर लिखते हैं। वो ट्रांसलेट वो इतना सुंदर शब्द लगता, कृतीची झेप। और उसमें पूरा वो चौथा और पांचवा चैप्टर, इसमें पूरा अपने अवगुणों की और परमेश्वर से जवड़िकता साधने का पूरा प्रोग्राम छुपा हुआ है। और मैं वो प्रिसाइजली करता हूँ, हर एक सेंटेंस को समझता हूँ और अपने दोषों पे काम करता हूँ। तो ये जो गलत धारणा है वो निकल जाती है। 10वां कदम, सैनिटी नाउ विल बी रिटर्न। अभी एक लाइन में अगर मैं सब बताते चलूं एक एक वाक्य में, कि पहला कदम विद द हॉनेस्टी, मैं पीछ नहीं सकता। दूसरा कदम केम टू बिलीव, अब मुझे मेरे परमेश्वर पे भरोसा है कि वो मुझे बचाने वाला है, अदरवाइज कोई मेरे को बचा नहीं सकता। दूसरा कदम। तीसरा कदम, मैंने मन और अपना जीवन उस शक्ति को दे चुका हूँ जो मेरी मन के अवधारणा का ईश्वर है। चौथा कदम, सर्चिंग फियरलेस मोरल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में मेरे को सबसे पहले अपना जो देखना है वो रिजर्वमेंट, फियर, सेक्स एंड हार्म। पांचवा कदम, मैं एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग मेरा दिखेगा और वो मेरे को बताएगा, उसमें प्रभु की मदद लगेगी। छठवां कदम, मेरे को विलिंगनेस देगा। सातवां कदम उसके देखो ना, एक एक सदगुण देते जा रहा है वो एक कदम। सातवां कदम हमको हाँ ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करना था। आठवां कदम हमको एक्शन मोड पे लाता है, जो कि हम थे नहीं, लेजीनेस के शिकार थे। तो एक्शन मोड पे अगर हम रहेंगे, रुचि रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, तो वो आठवां कदम तैयारी। और नौवां कदम फॉरगिवनेस। 10वां कदम एक्सेप्टेंस। ये एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस है। हमारा पहला कदम एडमिटेड का है, और ये जो एक्सेप्टेंस है जहाँ के वहां लिव इन द मोमेंट, कंटिन्यूअसली वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजर्वमेंट एंड फियर, व्हेन दिस क्रॉप अप प्लीज प्रे टू गॉड रिमूव देम। ये यहाँ पे रहना पड़ेगा। 10, 11, 12 ये हमारे ग्रोथ की स्टेप है। और इसी में अगर मैं हम रहता हूँ तो ये 4 से 9 क्लीन हाउस, 1 to 3 ट्रस्ट गॉड, जो सुधीर सर हमको हर बार बताते रहते हैं। और ऊपर के वहां पे हमको रहना है। और ऊपर में जब मैं जाके उस स्पिरिचुअलिटी के साथ में उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, तो ये प्रोग्राम जितना मैं समझ लेता हूँ कि मेरे से होगा नहीं, ये जो है ना गलत धारणा है, ये बिल्कुल एकदम इजीली हो जाती। कोई भी नवागत कर सकता है, बस उसने अपने मन की वो पूर्व धारणा को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और यहाँ से मैं आगे कितना विकास कर सकता हूँ अपने आध्यात्मिकता का। और आध्यात्मिक उन्नति पहले आएगी, भौतिक उन्नति पहले नहीं आएंगी। और आध्यात्मिक उन्नति अगर तुम्हारी सुदृढ़ है, तो वो ऐसा समझ लो कि वो दूध का सबसे जो महनीय प्रोडक्ट है, घी है। शायद उससे महंगा प्रोडक्ट नहीं बनता होगा दूध का, तो वो घी है। वो आध्यात्मिकता को घी को पाना है। और ये जो तुम्हारी आर्थिकता है ना, ये छा जाए, ये कभी भी आ जाएगा पीछे। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।